मैं दिलीप काका और आप सभी का दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली अमावस्या पर दिलीप काका या उनके परिवार या गांव में से किसी की भी मौत नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो आप लोग हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और इसके पीछे की पूरी सच्चाई मैं आपके सामने लाऊंगा, ये मेरा वादा है। ध्रुव की बात सुनकर विक्की ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और अपने बगल में खड़े छलावा से कहा, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। पैर पर कुल्हाड़ी तो सब मारते हैं, लेकिन ध्रुव उल्टा करता है। एक बार फिर इसने अपने बड़बोलेपन के चक्कर में हम सबको यहाँ फंसा दिया। वहीं अनन्या चुपचाप खड़ी मन ही मन मुस्कुराती हुई ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव ने जैसे ही पूरे गांव के सामने वादा किया तो विक्की ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और अपने बगल में खड़े छलावा से कहा, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। पैर पर कुल्हाड़ी तो सब मारते हैं, लेकिन ध्रुव उल्टा करता है। एक बार फिर इसने अपने बड़बोलेपन के चक्कर में हम सबको यहाँ फंसा दिया। वहीं अनन्या चुपचाप खड़ी मन ही मन मुस्कुराती हुई ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव की बातों को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे कि आखिर जो काम पुजारी जी, सुमेर बाबू जैसे बड़े लोग नहीं कर पाए, वो काम ध्रुव कैसे कर पाएगा। लेकिन सुमेर के कहने पर गांव वालों ने ध्रुव को एक आखिरी मौका देने का सोचा, क्योंकि गांव वालों का मकसद ये था कि अगली अमावस्या पर कोई मौत ना हो। सुमेर को यकीन था कि ध्रुव ये बड़े बड़े वादे तारा की वजह से कर रहा था, और इसलिए सुमेर ने ध्रुव से कहा, कभी अपने दम पर कुछ कर नहीं सकते हो क्या? खैर कोई बात नहीं, एक और मौका सही। सुमेर की बात से ध्रुव अंदर तक चिढ़ चुका था, लेकिन वो इस वक्त उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बात को खत्म करते हुए कहा, तो क्या हम लोग जा सकते हैं? सुमेर ने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में इशारा किया और फिर वो तारा से बोला, तारा तुम मेरे साथ हवेली चलो, वहाँ तुम बाबा से भी मिल लेना। अगर तुम उसी दिन हमारे साथ आई होती तो शायद हम मिलकर बंजारन के लिए कुछ कर चुके होते। लेकिन सुमेर की बात पर तारा ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जी नहीं शुक्रिया, मैं फिर कभी आपके घर आ जाऊंगी। दरअसल मैं यहाँ रुकने नहीं वाली हूँ, थोड़ी ही देर में मुझे अपने घर लौटना है, इसीलिए मैं ध्रुव और बाकी सबके साथ थोड़ी देर रहना चाहती हूँ, ताकि मैं लोगों से कुछ बातें कर सकूं। तारा की इस बात पर सुमेर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। तारा भी ध्रुव और बाकी सबके साथ विक्की के घर के लिए निकल गई और गांव वाले अपने में लग गए। रास्ते में चलते हुए विक्की बार बार तिरछी नजरों से तारा को देखे जा रहा था। जुल्मी जो ये सारी चीजें बड़े ध्यान से देख रहा था, उसने धीरे से विक्की को कहा, ओहो क्या भैया जी, क्या बात है? हम देख रहे हैं आपकी नजर उन मैडम पर से हट ही नहीं रही है। जुल्मी की बात सुनकर विक्की हड़बड़ाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस देख रहा था कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। विक्की की बात पर जुल्मी खीखी करके हंसता हुआ बोला, यही तो बात है कि जब से हम देख रहे हैं आप उन्हीं को देख रहे हैं, लेकिन वो तो आपसे बात ही नहीं कर रही हैं, ना आपकी तरफ देख रही हैं। जुल्मी की इस बात पर विक्की चिढ़कर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। इसी बीच ये लोग विक्की के घर पहुंच चुके थे। अनन्या सारे रास्ते चुपचाप जा रही थी। तारा विक्की के घर के बाहर ही रुककर पूरे घर को देख रही थी। ध्रुव ने जब देखा कि तारा अंदर नहीं आ रही है तो उसने कहा, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो, आओ ना। लेकिन तारा उसकी बात का कोई जवाब देने के बजाय उसी तरह पूरे घर को देखती हुई अपने मन में बोली, यहाँ आकर मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे पाली में कदम रखते वक्त हुआ था। ये घर जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं। उसके बाद तारा घर के भीतर आ गई, लेकिन उसकी नजरों में उलझन साफ दिख रही थी। तारा ने विक्की से पूछा, ये घर आपका है ना? पहली बार तारा विक्की से कुछ कह रही थी, इसलिए विक्की खुश होकर बोला, हाँ हाँ ये मेरा ही घर है। क्यों, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहने के बाद तारा ने अपना अगला सवाल किया, आपके घर वाले यहाँ से क्यों गए थे, कुछ पता है आपको? लेकिन विक्की इनकार करते हुए बोला, नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। तारा और विक्की की कोई और बात हो पाती, अनन्या ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, सारी बातें बाद में, तारा हमारी मेहमान है, पहले उसे एक कप चाय तो पीने दो। विक्की को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ। अनन्या ने सजनी से कहा, सजनी क्या तुम सबके लिए चाय बना लोगी? सजनी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ अभी बना कर लाते हैं। लेकिन सजनी की इस बात पर जुल्मी जल्दी से बोला, अब क्यों ये चाय बनाएगी,
हमारा मतलब है कि इसका काम तो हो गया ना। ये तो यहाँ सिर्फ तब तक के लिए थी जब तक आप लोग नजरबंद थे। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो ये अपने घर जाएगी। जुल्मी की बात सुनकर सजनी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, क्यों? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ये लोग हमारी भी दोस्त हैं। हमें भी अब ये लोग अच्छे लगने लगे हैं। हम यहीं रहकर तुमसे उस रात का बदला लेंगे। बोलो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या हमारे यहाँ रहने से? या विक्की और ध्रुव भैया, आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? सजनी के सवाल पर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। अनन्या के इतना कहने पर सजनी ने जुल्मी को घूर कर देखा और जुल्मी मुंह बनाकर एक तरफ हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था अब सजनी यहाँ से चली जाएगी और उसके सर से मुसीबत टल जाएगी। तभी तारा ने पूछा, आप लोगों को नजरबंद किया था? ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और ये नेक काम आपके फैमिली फ्रेंड सुमेर ने किया था। वो चाहते तो हमें इस गांव से जाने को कह सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं। तारा ने जवाब में कहा, देखिए, उनके पिता हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे और बंजारन कांड के बाद मेरे पिता इस गांव कभी नहीं आए और ना ही सुमेर के पिताजी आए, तो हम बस कहने के लिए फैमिली फ्रेंड हैं। विकी ने कहा, हाँ सही कहा, दोस्ती तो मिलने मिलाने से होती है, जैसे हम लोग कितनी जल्दी दोस्त बन गए ना। तारा ने तुरंत कहा, किसने कहा हम दोस्त हैं? ये सुनते ही विकी की शक्ल देखने लायक हो गई। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। तारा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पाली बहुत सुंदर गांव है। यकीन नहीं होता यहाँ के लोगों का जीवन ऐसे खौफ में है। तारा की बात सुनकर ध्रुव ने विकी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, और ये खौफ का माहौल मेरी वजह से है। ध्रुव की बात पर तारा ने हैरानी से ध्रुव को देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से? मैं समझ नहीं पाई। ध्रुव ने अफसोस भरी आवाज में कहा, हाँ, दरअसल हम पाली घूमने आए थे विक्की के साथ, और इन लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी मैं इन लोगों को लेकर उस कुएं पर गया, और वशीकरण खंडहर में भी। वहां जाकर मैंने मजाक मजाक में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कर दी जिससे गांव वालों को लगता है कि वो बंजारन आजाद हो गई, और अब ये सब हो रहा है। और जब हमें नजरबंद किया तब हम सब गांव से निकल चुके थे, लेकिन मैं ही इनको वापस लेकर आया। कुल मिलाकर ये मेरी वजह से ही फंसे हुए हैं। क्यों विकी, मैंने सही कहा ना? विकी समझ रहा था कि सुबह जो उसने ध्रुव से गुस्से में कहा था, उस वजह से ध्रुव अभी भी उससे नाराज होकर इस तरह बात कर रहा है। इसलिए उसने जल्दी से कहा, बस करना यार ध्रुव, कब तक नाराज रहेगा? माफ कर दे यार, सुबह की बात भूल जा। तेरी हर गलती में हम तेरे साथ हैं, यही तो दोस्ती है। ध्रुव के इस तरह भाव खाने से विकी ने उसे एक मुक्का मारते हुए कहा, साले अब क्या तू बीवियों की तरह रूठेगा क्या? चल बस कर। विकी के इतना कहते ही ध्रुव और विकी दोनों गले मिल गए। उन लोगों को देखकर तारा हंसती हुई बोली, तुम लोगों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है ना। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके इतने करीबी दोस्त हो, और ऐसे दोस्तों के साथ परिवार की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब कहाँ होता है जिसे परिवार की तरह दोस्त मिले। कुछ लोगों के पास ना परिवार होता है ना दोस्त। ये कहती हुई तारा की आंखों में उदासी छलकने लगी थी। अनन्या ने तारा को गौर से देखते हुए कहा, तुम भी तो खुशनसीब हो, क्योंकि अब हम भी तो हैं तुम्हारे दोस्त, और तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। अनन्या की बात पर विक्की और ध्रुव ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया, और तारा मुस्कुराकर बोली, वाकई मैं खुशनसीब समझूंगी अपने आप को। तभी विक्की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, लेकिन कभी अगर किसी भी दिन भागने का प्लान बने ना, तो ध्रुव को मत ले जाना, नहीं तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। इतना कहकर विक्की जोर जोर से हंसने लगा, और तारा ने कहा, मैं समझी नहीं, आप लोग गांव से भागे थे क्या? जुल्मी तुरंत बोला, हम बताते हैं, इन लोगों ने भागने की प्लानिंग की, उस प्लानिंग में हमको भी शामिल किया और रात में भाग भी गए। लेकिन ये ध्रुव है ना, इसके अंदर की इंसानियत जाग गई और वापस ये गांव में खींच लाए। तारा ने चौंकते से पूछा, यार तुम लोग तो बहुत तूफानी हो, वैसे कौन से शहर से हो? इतने में सजनी चाय बनाकर ले आई और सबको बारी बारी चाय देने लगी, लेकिन उसने जुल्मी को चाय नहीं दी। जुल्मी ने गुस्से से सजनी को देखते हुए कहा, हमारी चाय कहाँ है? सजनी अपनी चाय पीते हुए बोली, 2 हाथ दिए हैं ना भगवान, खुद से बना लो ना। सजनी की बात सुनकर जुल्मी मन ही मन कुढ़ता हुआ रह गया और सब जुल्मी पर हंसने लगे।
तारा ने जैसे ही चाय का एक घूंट पिया, वो तारीफ भरे शब्दों में बोली, वाह, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। 1 मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर तारा ने अपने बैग से एक बड़ी ही सुंदर सी अंगूठी निकाली। वो प्लास्टिक की बनी हुई अंगूठी थी जिस पर धागे से फूल बने हुए थे। उसने वो अंगूठी सजनी को देते हुए कहा, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कलरफुल और सुंदर। सजनी खुशी खुशी अंगूठी लेती हुई बोली, ये तो बहुत सुंदर है। तारा मुस्कुराती हुई बोली, हाँ, असल में मैं अपने स्कूल के बच्चों को ये चीजें बनाना सिखाती हूँ, तुम पर अच्छा लगेगा। तारा की बात सुनकर सजनी खुश होती हुई जल्दी से वो अंगूठी पहनकर देखने लगी। तारा ने गंभीर आवाज में ध्रुव से कहा, तुम लोग किसी चिन्ह की बात कर रहे थे, मुझे वो चिन्ह देखना है। तारा की बात सुनकर ध्रुव, विक्की, छलावा सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वो चिन्ह दिलीप काका के घर के बाहर बना था और वहां इस तरह जाना इन लोगों के लिए दिक्कत वाली बात थी। लेकिन फिर भी ध्रुव ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। तारा जल्दी से अपना बैग लेकर खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, और वहीं से मुझे मेरे गांव छोड़ देना। मैंने कहा था ना, मुझे सूरज डूबने से पहले निकलना होगा। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, आओ चलो चलते हैं। तारा के साथ सब जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा पुजारी जी इसी तरफ आ रहे थे। पुजारी जी को देखकर सब रुक गए और छलावा ने आगे बढ़कर पुजारी जी से पूछा, क्या बात है पुजारी जी, आप यहाँ? क्या हम लोगों से कोई काम था? पुजारी जी ने ध्रुव और बाकी सबको नापसंदगी से देखते हुए छलावा से कहा, हाँ काम तो है, लेकिन तुम लोगों से नहीं, तारा बिटिया से। तारा ने पुजारी जी से पूछा, जी कहिए ना पुजारी जी, मुझसे क्या काम था आपको? दरअसल मुझे भी आपसे मिलना था, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप बात करने की हालत में नहीं होंगे क्योंकि आप आज ही गांव लौटे हैं, इसलिए मैंने आपसे कोई बात नहीं की। पुजारी जी तारा की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं बिटिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। तारा ने सवालिया नजरों से पुजारी जी को देखते हुए पूछा, क्या दिखाना था? पुजारी जी सपाट लहजे में बोले, वो चिन्ह जो मेरे दोस्त दिलीप के घर के बाहर बना है। पुजारी जी की बात सुनकर छलावा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, हम भी तारा को वहीं ले जा रहे थे, तारा भी वही चिन्ह देखने की बात कर रही थी। पुजारी जी तारा से बोले, आओ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तारा चुपचाप पुजारी जी के पीछे चल पड़ी और बाकी सब भी तारा और पुजारी जी के साथ दिलीप काका के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर पुजारी जी तारा से कई सारी बातें पूछते रहे और तारा अपने हिसाब से उनका जवाब देती रही। थोड़ी ही देर बाद वो लोग दिलीप काका के घर के बाहर खड़े थे। पुजारी जी दिलीप काका के घर के बाहरी हिस्से को दिखाते हुए बोले, वो देखो तारा, वो चिन्ह। तारा आहिस्ता से चलती हुई दीवार के पास गई और गौर से देखने लगी। दीवार पर बहुत बारीकी से वो चिन्ह बना हुआ था, जो दिखने में तारे के आकार का था, और उसके बीच में आधी खुली आंख का चिन्ह बना हुआ था, जिसमें कुछ अजीब सी भाषा में लिखी हुई थी। वो देखकर तारा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ध्रुव ने आगे बढ़कर तारा से पूछा, क्या हुआ तारा, तुम हैरान क्यों हो रही हो? तारा ने हाथों के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर अपना एक हाथ उस चिन्ह पर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तारा उस चिन्ह को समझने की कोशिश कर रही हो, और अचानक से उसने अपना हाथ उस चिन्ह के ऊपर से हटाया और घबराकर ध्रुव और बाकी सबको देखने लगी। पुजारी जी ने तारा को इस तरह घबराता हुआ देखा तो बोले, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तारा उस चिन्ह की तरफ देखती हुई बोली, ये चिन्ह, इसे मैंने पहले भी देखा है, अपने घर में इसको देखा है, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। तारा के मुंह से ये बात सुनकर सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि जिस चिन्ह के बारे में कोई नहीं जानता, उस चिन्ह को तारा कैसे देख सकती थी, वो भी पाली से बाहर किसी जगह पर। तारा को इस तरह उलझन में और परेशान देखकर ध्रुव ने अपने मन में सोचा, अब मुझे तारा को उसके घर छोड़ना चाहिए लगता है। पाली गांव के माहौल का असर तारा पर हो रहा है। इसलिए ध्रुव ने तारा से कहा, तारा चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। लेकिन ध्रुव की बात खत्म होते ही अनन्या ने तारा को घूरते हुए कहा, अब ये कहीं नहीं जाएगी, ये अब यहीं पाली में रहेगी। अनन्या की बात सुनकर तारा ने अनन्या को बड़े गौर से देखा और अनन्या की आंखों में देखते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पाली में रहूंगी तुम्हारी आंखों के सामने।
पुजारी जी और बाकी सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। जो तारा यहाँ आने को तैयार नहीं थी, आने के बाद रुकने को तैयार नहीं थी और किसी भी हालत में सूर्यास्त से पहले लौट जाना चाहती थी, वो अब यहाँ क्यों रहना चाहती है और उसका इस निशान से क्या संबंध है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।